हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर और इस पेपर में आज हम पार्ट ईवीएस के 30 प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब जल्द ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको आवश्यक है कि आप एक तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और दूसरी बात आपके लिए आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें हल करना एक बेस होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी का। तो अगर आप सिर्फ तैयारी करते हैं, आप प्रीवियस जो ईयर के पेपर हैं उसे आप हल नहीं करते हैं या उन्हें आप नहीं देखते हैं, तो आप अपने बेस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम आज सिर्फ 3 प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे जो कि ईवीएस के होंगे, क्योंकि अब जो सीटेट की परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर होती है। तो पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जो पहली बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, ये उसी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आज हम चर्चा इसकी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन ईवीएस के डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस पेपर जो है बहुत से वर्षों के हम आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो आपको सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ईवीएस का जो पार्ट शुरू होता है, ये प्रश्न संख्या इसकी 61 से शुरू होती है। जब आप इसका क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे जब आप सीटेट का, तो जो आपका ईवीएस का पार्ट होगा वो 61 नंबरवें प्रश्न से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं ईवीएस का पहला प्रश्न। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज मेस्टल या ऑप्शन 4 MS स्वामीनाथन। तो जो हमारे ये वैज्ञानिक थे इनका नाम है ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये प्रश्न आपसे अभी जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न संख्या 2। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे ऑड वन हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और एक ऑप्शन यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 झील, ऑप्शन नंबर 2 पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 तालाब और ऑप्शन नंबर 4 है झरना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो झील, तालाब और झरना ये तीनों जल से संबंधित हैं। इन तीनों में जल पाया जाता है। सिर्फ पर्वत ही ऐसा यहाँ पे उदाहरण है जो कि स्थलाकृति से संबंधित है। तो पर्वत हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा पर्वत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ऑप्शन आपके सामने हैं जहाज, बस, तांगा और साइकिल रिक्शा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस, तांगा और साइकिल रिक्शा ये तीनों ऐसे परिवहन हैं जो कि स्थल पे चलने वाले परिवहन हैं। ये स्थल पे चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ जहाज ही ऐसा परिवहन है जो कि या तो ये पानी में चलता है अगर पानी वाला जहाज होगा, और अगर वायुयान है, हवा में उड़ने वाला है, तो ये हवा में उड़ता होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन सब में जो सबसे अलग है वो है जहाज। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। कर्नाटक में किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नर्म करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इलीगे, दूसरा है कुरीगे, तीसरा है खूंटी और चौथा है खुरपी। तो कर्नाटक के किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इस औजार का नाम है खूंटी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं
और सामने उनके लक्षण हैं। तो हमें उन जीवों को उनके लक्षण से मिलाना है कि किस जीव के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला जीव आपके सामने है उल्लू। तो उल्लू की विशेषता है कि उसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं और वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। तो उल्लू यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से हम इसे मैच करेंगे। पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। तो किसकी आंखें सामने की ओर होती हैं? उल्लू की आंखें। अगला है हमारा रेशम कीट। तो रेशम कीट की विशेषता होती है कि ये अपनी मादा को, यानी जो फीमेल रेशम का कीट होती है उसको ये बहुत किलोमीटर की दूरी से ही पहचान जाता है। किसकी सहायता से? तो उसकी गंध की सहायता से। तो हम इसे मैच कर लेंगे ऑप्शन 4 से। अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से रेशम का कीट पहचान लेता है। तीसरा हमारे सामने है बाज। तो बाज की विशेषता तो आपको पता ही है कि मानव से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकने वाला पक्षी है। अगला है हमारा स्लॉथ। तो स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है और इसको सोना बहुत पसंद है। ये लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टा लटक के सो जाता है और ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है खुद को हल्का करने के लिए। तो ये स्लॉथ की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ए का मिलान किया है 3 के साथ, बी का मिलान किया है 4 के साथ, सी का मिलान किया है 1 के साथ और डी का मिलान हमने किया है 2 के साथ। तो इस तरह से हम आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये सही जवाब इसका होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या लाए थे? यानी इनमें से कौन सी सब्जी ऐसी है जो दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाई गई थी? तो बंद गोभी, टमाटर, मटर या भिंडी। तो इनमें से जो टमाटर है ये दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की पे आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है। क्योंकि यहाँ पे आपसे दूरी, चाल और समय से संबंधित प्रश्न भी ईवीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न देखेंगे, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर वाई शहर में 22:30 पर पहुँचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होता है और ये फॉर्मूला है D बराबर S गुणा T। D बराबर S गुणा T। D डिस्टेंस, S स्पीड और T टाइम, यानी दूरी, चाल और समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो डिस्टेंस, दूरी हमें कितनी दी है? 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर हमें यहाँ पे दूरी दी है। स्पीड हमें नहीं पता क्योंकि हमें इसकी औसत चाल निकालनी है। तो स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड को हम ऐसे ही लिख देंगे गुणा टाइम। अब टाइम यहाँ पे कितना दिया है तो आप देख सकते हैं कि एक्स शहर से वो 7:30 बजे चली है कार और वाई शहर में वो रात को, क्योंकि 22:30 का अर्थ होता है रात के 10:30 बजना, रात के 10:30। तो सुबह के 7:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक अगर हम काउंट करेंगे तो 15 घंटे का टाइम उसे लगा। 15 घंटे का टाइम अगर उसे लगा है तो स्पीड को अब हम इधर कर देंगे और हम स्पीड बराबर 540 को, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा है तो 15 से इसको यहाँ पे हम भाग कर देंगे। तो 15 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। लेकिन 36 हमें ऑप्शन में, सबसे पहला ऑप्शन हमारा 36 है, तो हम लेकिन 36 यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप एक छोटी सी बात में ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे जो 36 हमारा आंसर आया है ये किलोमीटर घंटे में आया है, यानी कि इस कार की जो स्पीड है वो 36 पर किलोमीटर है कि 1 घंटे में ये 36 किलोमीटर चलती है। लेकिन हमें यहाँ पे आप ध्यान देंगे ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिए हैं ये मीटर सेकंड में दिए हैं, सभी ऑप्शंस में मीटर सेकंड है, यानी कि 36 किलोमीटर घंटे को हमें मीटर सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे 36 गुणा 5/18। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर सेकंड। 10 मीटर सेकंड हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अब ये मधुमक्खियों से संबंधित है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपसे पूछा जाता है। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम इन कथनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन है वो नीचे आपको दिखाए जाएंगे। तो पहला कथन हमारे सामने है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। जी हाँ, छत्ते के अंदर थोड़ी बहुत ही नर मक्खियां होती हैं, बाकी जो छत्ते में होती हैं वो मादा मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नर मधुमक्खियों की संख्या कम होती है छत्ते के अंदर। नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जी नहीं, नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि ये जो होती हैं ये आलसी होती हैं, ये कोई भी कार्य नहीं किया करती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो जी हाँ, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो काम करती हैं, शहद बनाने का काम करती हैं, फूलों से रस लाने का काम करती हैं। नर मधुमक्खियां शहद के लिए फूलों से रस एकत्र करती हैं। तो जी नहीं, जैसा कि अभी बताया, नर मधुमक्खियां जो होती हैं ये बहुत आलसी होती हैं, ये कोई भी काम नहीं करती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी और डी। ए, बी और डी हमारे सही आंसर हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो ए, बी और डी ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? तो ये हमें मिल रहा है दूसरे ऑप्शन में देखने के लिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मधुमक्खियों की, आप इन्हें याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 अगर हम देखें तो हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो एक तरफ आपको अरेबियन सी दिखता है और एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देता है। तो ऐसे कौन से राज्यों का समूह हमें यहाँ पे छांटना है जो कि अरब सागर का उसका समुद्र तट है वो अरब सागर पे स्थित है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो पहला है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दूसरा है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तीसरा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चौथा है गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिसके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम वासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कि सामूहिक जो कृषि मतलब खेत होते हैं वो सामूहिक होते हैं, सबके होते हैं, हर परिवार के अलग अलग नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है आपके सामने लद्दाख, दूसरा है पुद्दुचेरी, तीसरा है मिजोरम और चौथा है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ऐसा जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है ये है मिजोरम। मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पे कि खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल गेहूं, मूंगफली, मक्का या फिर चावल? तो चावल जो है झारखंड की मुख्य फसल है। झारखंड की मुख्य फसल चावल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 क्या है? यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे उनके ऑप्शन हैं। तो पहले हम कथनों को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है, केचुओं को किसानों का कथन आपके सामने है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। किन कारणों से केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है? तो पहला कथन आपके सामने है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली या नरम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा व पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है।
केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, तो जी नहीं, केचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं। ऑप्शन डी आपके सामने है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा से जो है मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ बनती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, जो पत्तियां मर जाती हैं, उनको केचुए खा लेते हैं और केचुओं का जो मल होता है उससे मृदा उपजाऊ बनती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से देखेंगे हमारा ए, बी और डी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ये कहाँ पे है, ए, बी एंड डी, ऑप्शन 4 में हमें ये दिखाई देता है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशियों के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, उसका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला, इससे संबंधित प्रश्न बार बार ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की आप तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइए। तो जो मधुबनी चित्रकला संबंधित है ये बिहार राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ये तीनों गलत हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए आपके सामने है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। बी ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी को बहुत पसंद करते हैं। ऑप्शन कथन सी आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 है ए और सी। तो ए, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार की सब्जी बहुत पसंद होती है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं क्या है। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। तो उत्तराखंड में कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है? बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क या वाल्मीकि पार्क? तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बेट पार्क। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, अभी पेडागोजी का क्वेश्चन है। ईवीएस पढ़ने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, बात तो सही लग रही है ये भी। तीसरा है बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। चौथा है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। एक बात पे ध्यान देंगे, अगर आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा या सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आंसर होगा आपको वहीं पे टिक करके आना है। देखने में तो ये सभी ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो सबसे ज़्यादा सही हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास को महत्व को दर्शाता है। सतत विकास यानी बच्चे का जो होता है हर क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है हमारा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, ये सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी के जो ये हैं ये सब इसके अंदर ही सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न कहता है, प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं, ईवीएस की थीम आपस में स्पर्ध एवं अंतः संबंधित है। क्यों? क्योंकि ईवीएस का एकीकृत रूप है, ईवीएस का अनुशासनीय रूप है, ईवीएस एक एकल विषय है, और चौथा है ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे।
तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि ईवीएस के अंदर हम जो फर्स्ट थर्ड से लेके फिफ्थ तक की जो ईवीएस है उसमें विज्ञान को भी समाहित किया गया है, सामाजिक विज्ञान को भी समाहित किया गया है, पर्यावरण को भी समाहित किया गया है। तो इस तरह से जो ईवीएस है वो एकीकृत स्वरूप है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, तीसरा विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव, या चौथा विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो ये बाल केंद्रित है, ईवीएस का जो स्वरूप है वो बाल केंद्रित है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इसे स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। बच्चे खुद से क्रियाकलाप करते हैं, अपने अनुभवों को यहाँ पे अपने शिक्षक के साथ साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, इनमें से ईवीएस के पाठ्यचर्या के उप थीम कौन सी है? क्योंकि ईवीएस में जो मेन थीम होती हैं वो 6 होती हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे उप थीम पूछा है। तो उप थीम यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो आप मेन थीम जान लीजिए कि जो ईवीएस की मेन थीम होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीम्स हैं जो ईवीएस की मेन थीम होती हैं। और तो जानते हैं कि अभी जैसे फूड बताया, तो फूड क्या है? खाना है हमारा, तो खाद्य पदार्थ तो मेन थीम होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। जल है, तो जल भी हमारी मेन थीम है, जैसा कि अभी वाटर बताया था, तो ये भी नहीं हो सकता। आश्रय यानी कि शेल्टर, तो शेल्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि शेल्टर भी हमारी मेन थीम है। तो हमसे यहाँ पे सब थीम पूछी है, उप थीम पूछी है, तो उप थीम यहाँ पे संबंध हो जाएगा। तो जो ये संबंध है ये उप थीम है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ये संबंध है ये किसके अंतर्गत आता है? ये फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत आता है। तो फैमिली और फ्रेंड के अंतर्गत हम रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सभी उप थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। पोचमपल्ली एक अध्याय है एनसीईआरटी का, क्योंकि अगर आप ईवीएस की तैयारी करेंगे सीटेट की तो उसके लिए आपको तीसरी से 5वीं क्लास तक की जो ईवीएस की बुक है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें एक अध्याय पढ़ेंगे पोचमपल्ली, तो वो किस पे आधारित है? वास्तविक स्थान पे आधारित है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, वास्तविक लोग और उनके अनुभवों पे आधारित है, या वास्तविक चित्रों पे आधारित है। तो ये जो पाठ है आपका ये वास्तविक स्थान पे आधारित है। आप जब ये पाठ पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे यहाँ पे कथन हैं जो कि इस प्रश्न को, इस कथन की पुष्टि करते हैं। तो पहला है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसानों के वृत्तांतों को अगर साझा किया जाएगा तो इससे भी क्या है, हमें पता लगेगा कि भोजन का उत्पादन कौन करता है। किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, बिल्कुल सही बात है कि किसी खेत में जाके अगर अवलोकन किया जाएगा तो उससे भी पता चलेगा कि वहाँ पे भोजन का उत्पादन कौन करता है और कैसे करता है। तीसरा है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो अंकुरण, ये बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो ज़रूरी होती हैं, इसके लिए प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको रखने से तो कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन ही नहीं है कि हमारे भोजन का उत्पादन कैसे होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो ये हमें पहले ही ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी कथन बिल्कुल सही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भोजन का उत्पादन कौन करता है और कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। तो 22वां प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो किन किन चीज़ों का उपयोग यहाँ पे शिक्षक कर सकता है क्षेत्र भ्रमण के लिए, जिससे कि बच्चे अर्थपूर्ण सीख सकें, चीज़ों को सामने से देख के उनको अनुभव करके बच्चे उनको अर्थपूर्ण ग्रहण कर सकें। इसके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? संरचनात्मक कार्यपत्रक, सही बात है बिल्कुल।
ऑप्शन बी असंरचनात्मक कार्यपत्रक, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी गलत है हमारा। सी भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, सही बात है, भ्रमण कहीं पे करने जाएंगे अगर छात्र तो उन्हें औपचारिक निर्देश लेना जरूरी है। डी छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ये देखेंगे, ये भी हमें पहले ही ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है, ए, सी और डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का क्या उद्देश्य है? तो मेंडल की कहानी वहाँ पे दी गई है, जो वैज्ञानिक हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने आनुवांशिकता पे उन्होंने खोज की थी, तो उनकी कहानी देने का उद्देश्य क्या है जो कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दिया गया है? तो पहला आपके सामने है आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। तो जी नहीं, वहाँ पे कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे पाठ में दर्शाया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये देखेंगे हमारा बी, सी और डी करेक्ट आंसर है। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है? तो ये हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 प्रश्न क्या कहता है? रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो रचनात्मक आकलन कौन सा होता है? सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, तो ये नहीं होगा। पोर्टफोलियो, ये रचनात्मक नहीं होगा। प्रदत्त कार्य भी रचनात्मक नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो रचनात्मक आकलन की तकनीक होगी वो होगी सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो अवलोकन की तकनीक पे आधारित है, जहाँ पे कि बच्चों का अवलोकन किया जाता है, फिर उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो कागज पेंसिल टेस्ट नहीं, प्रदत्त कार्य नहीं, कार्यपत्रक भी नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो सही जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐसा उपकरण अवलोकन है कि मतलब ये अवलोकन की तकनीक पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ईवीएस में किस तरह से सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सूचक उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे विचार विमर्श, याद करना, प्रत्याहन करना या बता देना, स्पष्ट कर देना। तो यहाँ पे बता देना या स्पष्ट कर देना ये भी गलत जवाब होगा। प्रत्याहन ये भी गलत होगा। याद करना तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो विचार विमर्श करना, क्योंकि जहाँ पे बच्चे विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो वहाँ पे बच्चे अपने अनुभव को साझा करेंगे और वहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? इनमें सबसे आसान चीज़ जो शिक्षक के लिए है वो क्या हो सकती है? विद्यार्थियों को सूचना देना। जी हाँ, सूचना देना तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है। विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, क्या ये शिक्षक के लिए आसान है? तो जी नहीं, ये शिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगला है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। ये भी शिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है शिक्षक के लिए, बच्चों को व्यस्त रखना। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि शिक्षक जो है अपने कामों में व्यस्त होते हैं या कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं, तो सब बच्चों का ध्यान शिक्षक की तरफ नहीं होता है। तो विद्यार्थियों को व्यस्त रखना शिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सबसे आसान काम हमसे यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षक क्लास में आए, उन्होंने बच्चों को सूचना दी और उनका काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है।
निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कि बच्चे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं? किससे, कार्यपत्रक, मॉडल या चार्ट? तो ये मॉडल, चार्ट, कार्यपत्रक ये सभी ऑप्शन गलत हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा किससे। किस्से और कहानियों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सही तरीके से या ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो बच्चों को तो चित्रकला और शिल्पकला ही सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो एकल कार्य, गृह कार्य, पाठ का सारांश, ये सब बातें गलत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, किस चीज़ का अवसर मिलता है? प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या वर्णन करने का? तो ये सब चीज़ें, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बच्चों को यहाँ पे अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का। बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उतना ही वो जिज्ञासु होते हैं चीज़ों को जानने के लिए और उन्हें हल करने के लिए। तो ये तो थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ईवीएस से संबंधित। और अगली वीडियो में जो कि सीटेट से ही संबंधित होगी, वहाँ पे हम इसी सेट का, क्योंकि आज हमने ये सेट डिस्कस किया है, ये 21 जनवरी का पेपर है जो कि दिसंबर 2021 का है। ये 21 जनवरी को कराया गया था। तो इसी सेट के जो 30 प्रश्न हैं सीटीपी के, वो हम अगली वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।